हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर द उत्तराखंड पीसीएस। अभी तक हम अपनी जो त्रिशूल सीरीज है उसमें पीवाईक्यू करवा रहे हैं और आज हम 2017 का जो यूकेपीसी का पेपर था वो कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि पूरी टीम के बारे में कि हमारा क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है 22 मेंस 14 इंटरव्यू, इंक्लूडिंग डॉक्टर अमित हैं जो कि यूपीएससी 5 मेंस 3 इंटरव्यू, तिवारी सर 25 एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो ये सारे बेंटर्स आपके लिए प्रिपेयर करते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2017 का जो क्वेश्चन है वो करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम जो उसके आसपास की चीजें हैं वो भी रिवाइज करते हुए चलेंगे, ताकि क्योंकि रिपीट होती हैं चीजें, क्योंकि हमने अभी तक लास्ट में आपको मैं एक हाई यील्ड टॉपिक्स की एक लिस्ट भी देने वाला हूं। उस टॉपिक से ही बार बार चीजें ज्यादा रिपीट हो रही हैं। सपोज जो हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ परामरा डायनेस्टी। तो जो परामर्स थे, उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी उज्जैन। तो आपसे कैपिटल पूछ सकते हैं और ये 9th सेंचुरी के आसपास ये एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था। जो फाउंडर थे वो थे उपेंद्र, जिनको हम कृष्ण राजा भी बोलते थे, और इनका सबसे जो मोस्ट पॉपुलर लीडर था वो था भोजा किंग। तो आपको याद रखना अगली बार इनकी कैपिटल भी और इनका फाउंडर भी उपेंद्रा। सबसे ज्यादा हिम्स इंद्र देवता के ऊपर लिखे गए हैं और ये क्वेश्चन में पूछा गया कि वार गॉड किसको बोलते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड होता था वो इंद्र देवता ही होता था। तो इंद्र आपको याद रखना है, 250 हिम्स इनके ऊपर है। और इंद्र के बाद जो अग्नि है और वरुण है, इनका नंबर आता है। तो ये तीनों ही आपको याद रखने पड़ेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी को खत्म करके ही मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी। तो नंद डायनेस्टी करीबन 343 से लेके 321 बीसी तक एग्जिस्ट करती है, बिकॉज 321 में चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं धनानंद को मार के एस्टेब्लिश करते हैं। तो पूछा क्या है, फाउंडर। फाउंडर वाज महापद्मानंद और जो लास्ट रूलर था इट वाज धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारवाया था। हु वाज कोल्ड सेंड्रोकोटस बाय जस्टिन इन द ग्रीक राइटर। अब जैसे दो ग्रीक राइटर हैं, जस्टिन एंड प्लूटार्च। तो क्वेश्चन में आपको ये देखना पूछा क्या है कि जस्टिन के द्वारा किसको कहा गया। तो वैसे दोनों ने ही कहा था सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस यूज किया था जस्टिन ने किसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, और एंड्रोकोटस यूज किया था प्लूटार्च ने। तो दोनों ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूज किया था, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। दोनों ही आपके ग्रीक राइटर्स हैं, जस्टिन एंड प्लूटार्च। द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी। अगेन ये जो टॉपिक है बहुत ही रिपीटेड है। हमारी 6 मेजर फिलोसफीज हैं, षड दर्शन, जिसमें आपसे पूछा है न्याय फिलोसफी। तो ये अक्षपाद गौतम की आपको ऑप्शन में गौतम दे रखा है सिर्फ। तो ये गौतम बुद्ध वाला गौतम नहीं है, ये अक्षपाद गौतम जो है, जो कि बात करते हैं वैलिड नॉलेज की। देयर आर टू काइंड ऑफ नॉलेज, वैलिड इनवैलिड। लॉजिकल एंड वैलिड नॉलेज की बात करते हैं। अब कपिल मुनि है, इनकी फिलोसफी क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। इनकी क्या थी, इनकी थी पुरुष एंड प्रकृति। ठीक है। कन्नड़ की ये बात करते थे कण की, एटम की। और जैमिनी जैमिनी बात करते थे वैदिक की। तो इनके जो मेन फिलोसफी है, इनके अलावा पतंजलि भी हैं। तो वो 6 फिलोसफी आपको याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल। तो अर्ली मेडिवल क्या पूछा है, मतलब अर्ली मेडिवल का मतलब है कि 700 से लेके 1100 सीई के आसपास। तो आप देखोगे नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी ये बहुत लेटर फेज की है। तक्षशिला तो बिल्कुल ही बीसी में चला जाता है। तो अर्ली मेडिवल पूछा है तो तक्षशिला यहां उत्तर हो जाएगा, बिकॉज तक्षशिला 10th सेंचुरी बीसी के आसपास है और ये पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी कही जा सकती है जहां पर चाणक्य और आर्यभट्ट वगैरह जहां टीचर हुआ करते थे। नालंदा और विक्रमशिला इनको आपको पता होना चाहिए, इसको धर्मपाल ने बनवाया था और इसको बनाने वाले कुमारगुप्त थे, और इन दोनों को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। द होर्सशू आर्च वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। तो जो होर्सशू जो आर्च होती थी, इस प्रकार की जो आर्च है, बहुत ही कॉमन फैक्ट है। ये जो अलाई दरवाजा बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसमें ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है ये वहां पर है, आपको अलाई दरवाजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है कुवैतुल इस्लाम मॉस्क, ये भी वहीं पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट इज नोन एज महबूब ए इलाही। तो ये जो वर्ड टाइटल यूज किया गया महबूब ए इलाही, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के लिए यूज किया गया था। और इनका एक नाम और भी है, हजरत निजामुद्दीन, बिकॉज इनके नाम से रेलवे स्टेशन भी है दिल्ली में और उनकी दरगाह भी, उनकी जो कब्र है वो साइड में ही है। तो रेलवे स्टेशन का नाम भी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रखा गया है, वो इसी वजह से है। और निजामुद्दीन औलिया का जो कब्र है वो भी उसके आसपास ही है।
ठीक है। सबसे ये आपको एचसीएस में ही पूछे गए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती, चिराग डहलवी, डिहालवी सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले आते हैं। इनका ये फर्स्ट और लास्ट जरूर याद कर लेना। देखो जितने भी ये सूफी संत हैं, इनके जो ट्रेडिशन बनते हैं, चिश्ती, सुहारावर्दी और वो सब, तो चिश्ती में मोइनुद्दीन चिश्ती पहले आते हैं और इनका अजमेर में इनका दरगाह शरीफ भी है। सुल्तान हु रेज द लैंड रेवेन्यू टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस वाज, तो आप देख पाओगे इस प्रकार के जो बहुत ही हाईलाइटेड फैक्ट होते हैं कि लैंड रेवेन्यू को 50% तक पहुंचाने वाला वो आदमी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड मेजरमेंट के लिए बिस्वाबी यूनिट बनाई थी और ये पहला था जिसने कैश में लेना स्टार्ट किया था। ठीक है, पेमेंट भी कैश में करने स्टार्ट करी थी और मार्केट रिफॉर्म लेके आया था। तो काफी सारी चीजें हैं अलाउद्दीन खिलजी की। दाग एंड चेहरा है, तो वो सारा टॉपिक, ये बार बार रिपीटेड टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग नोन एज शान ए फतेहपुर, तो शान ए फतेहपुर किसको बोलते हैं? वहां पर एक जामा मस्जिद है, उसको बोला जाता है, जिसको हम फ्राइडे मॉस्क भी बोल देते हैं। अब फतेहपुर है तो ये फतेहपुर सीकरी वाली जो जामा मस्जिद है, बिकॉज यहाँ पर आगरा के नजदीक ही अकबर ने बसाया था फतेहपुर सीकरी को, तो वहां पर जामा मस्जिद है और उसी को हम फ्राइडे मॉस्क बोल देते हैं। वहां पर एक गेट भी है, बुलंद दरवाजा। यहां से भी क्वेश्चन आया था कि बुलंद दरवाजा को कौन से राज्य की विक्ट्री के बाद बनाया गया था? तो आपको पता होगा गुजरात के ऊपर जो विक्ट्री पाई थी अकबर ने, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं पीछे वाले पीवाईक्यू में। हु रोट तबाकत ए अकबरी, तो तबाकत ए अकबरी लिखने वाला कौन था? निजामुद्दीन अहमद। ये वेरी वेरी फेमस। देखो अबू फजल वैसे अकबर के नौरतन में ही आता है, लेकिन ये जो बुक लिखने वाला है तबाकत ए अकबरी, इट वाज निजामुद्दीन अहमद। और ये आपको गजनवी से लेके 16वीं सेंचुरी तक की हिस्ट्री बताता है। इसके जैसे एक सिमिलर सी बुक और भी आती है, तबाकत ए नशीरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक पूछी जा सकती है। मिनास उल सिराज, मिनास ए सिराज भी बोल देते हैं। तो ये बहुत ही फेमस है। इसमें रजिया सुल्तान की हिस्ट्री के बारे में है। रजिया सुल्तान की हिस्ट्री है। रजिया सुल्तान ने सिर्फ 4 ही साल रूल किया था, लेकिन उनके बारे में जो भी डेटा वेटा है वो इसी बुक से हमें मेजर मिलता है, तबाकत ए नशीरी से। अंडर विच सिख गुरु द सिख वर ट्रांसफर्ड इनटू खालसा, तो खालसा ग्रुप जो था जिसमें उन्होंने 5 तरह के अपनाए थे, केश, कंगा, कड़ा, कच्छा, कृपाण। तो ये कौन से गुरु ने किया था? ये सबसे लास्ट वाले जो गुरु थे इनके, गुरु गोविंद सिंह। बिकॉज 9th गुरु जो थे तेग बहादुर, उनको मरवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। और जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव, उनको मरवा दिया था जहांगीर के द्वारा। तो सिख गुरुओं की इस प्रकार हत्या के चलते जो 10th गुरु थे उन्होंने कहा कि हमें एज मिलिट्री वाइज हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा ग्रुप बनाया और मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया। गुरु नानक जी तो हमारे पहले ही हैं, तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। 10वें गुरु जो है, 5वें गुरु को जहांगीर ने एग्जीक्यूट करवाया था, 9th गुरु को औरंगजेब ने करवाया था। 9th गुरु थे हमारे तेग बहादुर और 5वें गुरु अर्जन देव। क्वेश्चन नंबर 13, जेम्स एंड्रयू रैमसे, ये ओरिजिनल नाम किसका है? तो ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, बट रिपीटेड नहीं हुई आज तक, यूपीएससी में नहीं पूछा गया। याद रखना ये डलहौजी का नाम है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आ सकता है दोबारा भी। तो ये पूछा है किसका रियल नेम है। डलहौजी के बारे में एक विशेष बात और भी है, ही इज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल 1848 से लेके 56 तक। कर्जन के बारे में खास बात क्या है, इन्होंने बंगाल का पार्टीशन करवाया था 1905 में, इसलिए याद रखना। लॉर्ड कैनिंग की खास बात क्या है, बिकॉज ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइस ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर जनरल का टॉपिक है, ये हर बार एक क्वेश्चन यहां से आता है। गवर्नर जनरल किस टाइम पर आया था, क्या क्या उसकी पॉलिसी थी, उसने कोई विशेष काम किया हो। जैसे कि ये माना जाता है कि जो लॉर्ड लिटन था उसने अफगान वॉर करवाया, ओकलैंड था उसने अफगान वॉर करवाया। किसके टाइम पर कौन सी बैटल्स हुई वो क्वेश्चन में आएंगी। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो मैं इसका जिक्र कर रहा था। तो 1857 के बाद टाइम कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, क्योंकि 57 के बाद रूल चेंज हुआ, ब्रिटिश क्राउन आ गई, तो उन्होंने फर्स्ट वाइस रॉय भी आप कह सकते हो। ठीक है। लॉर्ड आर्म हेस्ट, ये एक ट्रिक भी बनती है। जो हमारे बर्मा वॉर हुए हैं, 3 बर्मा वॉर हुए थे, तो उनकी ट्रिक बनती है ऐड। ठीक है, पहला जो बर्मा वॉर था वो थे हमारे आर्म हेस्ट। दूसरा जो बर्मा वॉर हुआ था उसमें थे हमारे डलहौजी, और तीसरे में थे हमारे डफरीन। तो ये ऐड की ट्रिक बनती है। डफरीन वाला जरूर याद रखना 1885, बिकॉज इस डफर ने एक अच्छा काम किया था, एक बुरा। अच्छा काम ये किया था कि ये बर्मा वॉर जीत गया था, और बुरा ये किया था कि इसके टाइम पर कांग्रेस बन गई थी, जिस कांग्रेस ने आगे चल के इनके नाक में दम कर दिया।
इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज फाउंडेड इन द ईयर। तो एचएसआरए कब बनाया गया? तो एचएसआरए बनाया गया था 1928 के आसपास। तो ये आप देखोगे तो 1928, बिकॉज इससे पहले क्या था, एचआरए हुआ करता था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें जो नए मेंबर ऐड हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, तो भगत सिंह का मेन रोल यह था कि हमें सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना है, इसलिए इसका नाम चेंज किया गया था। एचआरए पहले भी थी 1925 में, इन्होंने काकोरी ट्रेन को लूटा था, लेकिन बाद में फिर इसको एचएसआरए बनाया गया भगत सिंह के द्वारा, और ये बनाया गया था फिरोज शाह कोटला, न्यू दिल्ली में। तो ये याद रखना, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, इनका विशेष रोल है इसमें। Who was among the following not associated with the काकोरी इंसिडेंट? तो पिछले कुछ ट्रेंड में मैंने नोटिस किया है कि 7 से 8 क्वेश्चन तो नोट पे आ रहे हैं। अगर आपने नोट नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन पूरा अपोजिट हो जाएगा। काकोरी जो ट्रेन लूटी गई थी, इसमें कौन इन्वॉल्व नहीं था? तो इसमें सबसे सिंपल नाम था सूर्य सेन, बिकॉज ही इज अ वेरी फेमस लीडर, जिन्होंने चित्तगोंग आर्मरी रेड करी थी इधर अपने बंगाल की तरफ। ठीक है, आज का जो चित्तगोंग है, जो बांग्लादेश का पार्ट है, वहां पर इन्होंने एक आर्मरी रेड करी थी, जहां पर गोला बारूद रखा हुआ था, वो लूटने की कोशिश करी थी। बाकी जो बच गए, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे काकोरी ट्रेन में थे। बाद में इनको फांसी भी हो गई थी। द ट्रीटी ऑफ सगोली टुक प्लेस इन विच ईयर? तो ट्रीटी ऑफ सगोली जो है 1815 में, 16 भी मानी जाती है, बिकॉज इसको रेटिफाई किया गया था 16 में, तो 15 भी आ जाए तो इनमें से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर रेटिफिकेशन 1916 में हुआ था। इस ट्रीटी के तहत नेपाल और जो ब्रिटिश इंडिया है उनके बीच में युद्ध हुआ था, और फिर समझौता हुआ। तो आज का जो उत्तराखंड है, ये नेपाल से भारत ने छीन लिया था। तो और जो इंडिया नेपाल की जो आज बाउंड्री है काली रिवर की, वो इसी वजह से बनाई गई थी। उत्तराखंड पहले गढ़वाल, कुमाऊं, ये नेपाल के पास हुआ करते थे, लेकिन 1815 में युद्ध के बाद ये ब्रिटिश इंडिया ने अपने कब्जे में ले लिए थे। ठीक है, इसी वजह से आप देखोगे नेपाल का और जो भारत का मैप है, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन है, बिकॉज वहां तक कब्जा कर लिया गया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी में ये हमारे पोर्तुगीज आए थे, डी अल्मेडा। तो इनका नाम आता है बिकॉज इन्होंने ये कहा था कि जो पानी पर रूल करेगा वो भारत पर रूल करेगा। दैट वाज ब्लू वाटर पॉलिसी। तो डी अल्मेडा इज द अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, इनके बाद अल्बुकर्क करके आए। डुप्लेक्स और रॉबर्ट क्लाइव हैं। डुप्लेक्स हम जानते हैं सब्सिडरी अलायंस के लिए। ठीक है, ओरिजिनल जो सब्सिडरी अलायंस का जो माना जाता है वो डुप्लेक्स ही माना जाता है, लेकिन जो हमारा वेरन हेस्टिंग्स है वो भी सब्सिडी अलायंस के जाने जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव है वो हमारे डायरकी के लिए, इन्होंने डायरकी बनाई थी प्लासी जीतने के बाद, तो ये इनका माना जाता है। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वोंडिवोश? बैटल ऑफ वोंडिवोश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1760, जब फ्रेंच को पूरी तरह हरा दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। उस टाइम पर फ्रेंच कमांडर था काउंट दे लेली, डी लेली, काउंट दे लेली। और इस तरफ कौन था? सर आयरे कूटे। तो आयरे कूटे ने कूट दिया था बिना काउंटिंग के 1760 में। तो इट वाज थर्ड कार्नेटिक वॉर आल्सो गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। तो कार्नेटिक वॉर्स इज, मतलब वॉर्स इटसेल्फ इज ए कॉमन टॉपिक। प्लासी, बक्सर, एंग्लो मराठा, ठीक है, एंग्लो मैसूर, एंग्लो बर्मा, या जितने भी वॉर हुए हैं, इन वॉर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। बुक्का मन्ना या बाथुकम्मा, ओरिजिनल नाम तो उसका बाथुकम्मा है। तो बाथुकम्मा किस स्टेट का फेस्टिवल है? ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। कुछ आंध्रा में भी बनाया जाता है। यहाँ पर 9 दिन ये चलता है, और इस टाइम नवरात्रि के दौरान ये पूजा कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट के फेस्टिवल आते हैं, तो हमने लगभग हर स्टेट के मोटा मोटा में याद होना चाहिए कि किस में क्या चलता है। जो पॉपुलर डांस हैं, थिएटर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड फोल्डेड माउंटेन? तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन सा नहीं है? तो ये आप देखोगे जो एंडीज है, ये यंग में आता है। यंग में कौन कौन से आते हैं? एंडीज, रॉकीज, एल्प्स, हिमालयाज, ये सब आते हैं, ये 4। ठीक है, रॉकीज RAHA, इसका ट्रिक भी बना सकते हो, RAHA, हारा, HARA। हिमालय, एंडीज, रॉकीज और एल्प्स, ये 4। यूराल माउंटेन्स, अरावली, एपलेचिन, ये सारे पुराने माउंटेन्स हैं। ये दोनों तो बहुत पुराने हैं। अरावली तो इवन ऐसा माना जाता है कि बहुत छोटे हो चुके हैं अब, और एपलेचियंस भी बहुत पुराने माउंटेन्स हैं। तो ये दोनों तो फेमस है। यूराल भी याद रखना, अगली बार घुमा के ओल्ड में आ सकता है। विच वन इज द नॉट यंग, ऐसे करके भी आ सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक लैंड फॉर्म? तो बेसिक लैंड फॉर्म मतलब जैसे मतलब माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल, प्लेटू, इनको हम बेसिक लैंड फॉर्म बोलते हैं। तो जो वोल्केनिक कौन होते हैं, दीज आर कम्स अंडर द बेसिक लैंड फॉर्म्स। बाकी भी हो सकते हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, वो प्लेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ये सारे बेसिक प्लेन में आ जाते हैं। मैक्सिमम कोस्टल इरोजन, जो कोस्टल इरोजन होता है, मतलब कोस्ट क्या होता है, तटवर्तीय क्षेत्र जहां समुद्र और जो लैंड है वो मिलते हैं। तो मैक्सिमम जो एरिया वहां पर इरोजन होगा वो वेव्स करेंगी। वेव पूरे पहाड़ को काट काट के ऐसे आर्च बना लेती हैं, स्टैक्स बना लेती हैं। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लैंडफॉर्म्स में। तो लैंडफॉर्म इज ए रिपीटिंग टॉपिक। इवन बार बार ये टॉपिक लैंडफॉर्म्स आ रहा है। कभी लैंडफॉर्म्स आता है ग्लेशियर से, कभी वेव से, कभी एयर से, कभी ओशियन से, रिवर से। तो ये एक रिपीटेड थीम है। विच इज द स्लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर? वेरी सिंपल टॉपिक। हमारे चार ऐसी लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर। सबसे लोअर हमारी ट्रोपो होती है, फिर स्ट्रेटो होती है। स्ट्रेटो में एयर स्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब लेयर्स में होती है, फ्लाइट्स यहीं उड़ती हैं, ठीक है। और मीजो सबसे ठंडा लेयर होता है मीजो, सबसे स्टेबल लेयर होता है स्ट्रेटो, और मोस्ट ऑफ द जो हमारा वेदर इवेंट्स होते हैं वो होते हैं ट्रोपो में ही। द इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस, जो हमारी इक्वेटर है वहां पे अर्थ का सर्कमफ्रेंस सबसे ज्यादा होता है, तो लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास होता है। ये वाइडेस्ट भी होता है इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक करंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द पैसिफिक? तो कौन सा ओशन करंट है जो पैसिफिक से जुड़ा हुआ नहीं है? तो आप देखोगे जो कैनरीज करंट है ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक का करंट है, पैसिफिक का नहीं है। तो जितने भी करंट है इट इज अ वेरी कॉमन थीम, कोल्ड करंट, वार्म करंट। तो जैसे कुरुशियो है ये वार्म है, कैलिफोर्निया कोल्ड है, हमबोल्ट कोल्ड है, बेंगुला एक और है वो भी कोल्ड है। तो आपको सारे याद होना चाहिए, ये ट्रिक से ही याद करने पड़ेंगे। जैसे कुरु है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी तो गर्मा गर्मी हो गई थी, वार्म हो गया। कैन है, कैन, कैन हम फ्रीज में रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक की कैन, वो ठंडी होती है, ठीक है, इस प्रकार से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम? तो आप ट्रॉपिकल ईयर देखोगे, लूनार डे, ये नेचुरल टाइमिंग है, मतलब सन मून के हिसाब से। लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमने बना रखा है, वो नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। क्लाउड आर द रिजल्ट ऑफ, बादल क्यों बनते हैं? बिकॉज पानी ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, तो बादल बनने का कारण है कंडेंसेशन। वैसे तो अवेपोरेशन भी एक कारण हो सकता है, लेकिन जब ऐसे हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा कंडेंसेशन होगा। जब तक पानी ऊपर जाके कंडेंस नहीं होगा तब तक क्लाउड नहीं बनते। आपको मैच द फॉलोइंग में करना था। अब देखो ये सिंपल सा ही है। इसमें जो दो रिवर के बीच में दबाव बनता है तो इनका वर्ड उठा लो, रावी चिनाब का रा और चे उठा लो, तो इसका क्या बन जाएगा? रचना। तो इसका आर ए उठा लिया, इसका सी एच उठा लिया, रचना। बियास सतलुज का तो एस सा और बी, सा और बी का हमने कहां ले गए? बी आई एस टी। तो इसका हमने बी उठा लिया और सतलुज का एस टी उठा लिया। तो ये कॉमन भी आप कर पाते हो, चेनाब है जैसे, तो चे का चे, सी एच से उठा लिया और जेलम का जे। तो छाछ, रचना, बरी, बीस। थोड़ा बहुत अंदाजा आपको चेनाब मतलब ऐसे लग जाना चाहिए। और ऐसे ही हमारे पंच प्रयाग भी हैं, रुद्रप्रयाग और वो सब, वो भी आपको याद होने चाहिए, वो बार बार आते हैं। जैसे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं उसको देवप्रयाग बोल देते हैं, धौलीगंगा और अलकनंदा मिलते हैं उसको विष्णु प्रयाग बोल देते हैं। इस प्रकार से वो पांचों प्रयाग और ये चार द्वाब आपको रटे होने चाहिए। कोपन का जो क्लासिफिकेशन था क्लाइमेट का, उसके हिसाब से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ बंगाल है, वो किस में आएगा? वो हमारा आएगा सीजीडब्ल्यू में। जो अपना दिल्ली विल्ली का एरिया है नॉर्थ का, वो सीजीडब्ल्यू में आता है, बिकॉज यहाँ पर ड्राई विंटर्स होती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे, तो दिल्ली के आसपास का एरिया जो है नॉर्थ और उस तरफ, तो सीजीडब्ल्यू आएगा नॉर्थ पूरा। अच्छा, अब आपसे पूछा है कौन सी रिवर कहां से निकलती है? तो बामनगढ़ हिल से हमारी कावेरी निकलती है। वैसे ये बामनगढ़ नहीं है, ब्रह्मगिरी हिल्स है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर इसमें, ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स। और एक जगह है वहां पर ताल कावेरी, वहां से कावेरी निकल के आती है। वेरीनाग से झेलम निकलती है, वेरी सिंपल। थंबा खाल से कृष्णा निकलती है, और छोटा नागपुर से हमारा सुबर्ण रेखा, ठीक है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुला? पेनिनसुला मतलब साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है?
तो वो हमारी गोदावरी है, और इसको हम साउथ गंगा भी बोल देते हैं। इस वजह से ये पीवाई की रिपीटली 2 बार आ चुका है। इसमें हमारा कावेरी भी ऑप्शन रहता है, कई बार ये पूछ लेते हैं गंगा ऑफ द साउथ किसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमारी गोदावरी भी होती है और कावेरी भी होती है। गोदावरी को हम गंगा ऑफ साउथ इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये गंगा जितनी बड़ी है, विशाल है। और कावेरी को हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज कावेरी सेक्रेड लाइक गंगा, जैसे गंगा मां पूजते हैं वैसे हम कावेरी को उस रूप में देखते हैं। वो इतनी बड़ी ना होके भी गंगा ऑफ द साउथ है। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन, तो यहां पर सबसे ज्यादा इरिगेशन का परसेंटेज वाइज पंजाब है, बिकॉज यहाँ पर रिवर्स काफी है। तो लार्जेस्ट एक्सटेंट जो इरिगेशन का है वो पंजाब में होता है। हरियाणा पंजाब में भी है, लेकिन हरियाणा में इतनी रिवर्स नहीं है। पंजाब में 5 रिवर बहती थी, इस वजह से यहाँ पर इसको हम लार्जेस्ट एक्सटेंट में ले लेते हैं। दक्षिण गंगोत्री, तो दक्षिण गंगोत्री हमारा एक रिसर्च स्टेशन था पोलर पे, और ये अंटार्कटिका में हुआ करता, अब तो ये बंद हो गया। तो अब हमारा जो मेजर है वो हमारा आर्कटिक में है, हिमाद्री। आपको हिमाद्री याद रखना है। दक्षिण का मतलब था साउथ में। तो हमारे 2 मेजर पोल हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो साउथ में जो है वहां पर अंटार्कटिका है, और नॉर्थ में हमारा आर्कटिक है। तो दक्षिण गंगोत्री साउथ में हुआ करता था अंटार्कटिका में, और आर्कटिक में हमारा हिमाद्री है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एच से हिमालयाज, एच से हिमाद्री, हिमालयाज भी नॉर्थ में है तो हिमाद्री भी नॉर्थ में होगा। द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो कोस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। मालाबार कहाँ है, मालाबार केरला की तरफ है, ठीक है। कोंकण किस तरफ है, कोंकण भी गोवा की तरफ है, गोवा इसको, क्योंकि हम बोलते भी कोंकणी है, महाराष्ट्र और गोवा वाला। और सिरकार है ये हमारा उड़ीसा वाला, जिसको हम नॉर्दर्न सिरकार भी बोल देते हैं। विच ग्रुप ऑफ स्टेट रिसीव्स वाटर फ्रॉम द भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा नांगल को पानी मिलता है हरियाणा पंजाब राजस्थान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश को नहीं मिलता, यहां से हरियाणा पंजाब और राजस्थान को मिलता है मेनली। 2011 के सेंसस के हिसाब से लोएस्ट सेक्स रेशो किसका था, तो वो हरियाणा का था, बिकॉज यहां पर 1000 के मुकाबले 877 था, ठीक है। हाईएस्ट हमारा केरला का था। और इंडिया का अगर पूछे तो इंडिया का भी आ सकता है 943, आपको याद रखना है। ये आया भी है एक दो बार, 2011 के हिसाब से ये पूछेंगे, बिकॉज अभी तक अगला सेंसस तो हुआ नहीं है। तो जितने भी डेटा है हम 2011 के ही रेफर करेंगे। विच द फॉलोइंग इज हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है, तो वो हमारा वेस्टर्न घाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीवाई को रिपीट हुआ है, ठीक है, दूसरी बार देखा है मैंने ये 3 साल में ही। 1997 में वर्ल्ड एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कहां पे हुई थी, तो वो हमारी क्योटो में हुई थी। और क्योटो प्रोटोकॉल भी हमने साइन कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैसेस, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए, मॉन्ट्रियल और क्योटो। रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है, तो ये आईयूसीएन पब्लिश करती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो ये हमारी जो बुक है, इसमें ये पता लगता है कि कौन सा कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट कितना खतरे में है। तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करता है। मान लो कोई एंडेंजर्ड है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, जैसे चीता है, चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है भारत से, तो ये रेड डेटा बुक में होता है। लेकिन जो कुछ प्राणी ऐसे हैं जो अभी खतरे में है, जैसे हमारा ये है, क्या बोलते हैं, राजस्थान में सोन चिड़िया, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आ रखा है, कुछ ही बचे हैं। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेचुरल पार्क, नेचुरल पार्क के अंदर ही आप जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन, मतलब एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो नेशनल पार्क के अंदर ही, तो उसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब क्या होता है, किसी प्राणी, किसी भी जीव को कंजर्व करना उसके नेचुरल हैबिटेट में। एक्सिटू होता है जब उसको बाहर लाके कंजर्व करते हैं, जैसे हमारे जू होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, वहां पर आप लाके उसको उस प्रकार का एनवायरमेंट देने की कोशिश करते हो, दैट इज एक्सिटू। इन सिटू मतलब अंदर ही। पहला नेशनल पार्क भारत का, वेरी सिंपल, जिम कॉर्बेट 1936, ये उत्तराखंड में ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नैनीताल में आता है मेन तो, लेकिन पौड़ी गढ़वाला कुछ एरिया भी इसमें आ जाता है। तो जिम कॉर्बेट ये याद रखना, 1936। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करता है, ये कौन सा आर्टिकल है। अगेन रिपीटेड थीम, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, अमेंडमेंट पूछे जा रहे हैं बार बार। तो 164 बात करता है सीएम की अपॉइंटमेंट की गवर्नर के द्वारा। तो आर्टिकल आपसे पूछे जाएंगे, संविधान के अमेंडमेंट आपसे पूछे जाएंगे बार बार। विच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रमोट यूनिटी अमंग द डाइवर्सिटी, तो यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स में एक साथ एकजुट होना चाहिए। तो भाई ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, पूरे भारत में इसकी पोस्टिंग आती है, जुडिशरी पूरे भारत की एक है, फाइनेंस कमीशन पूरे भारत के लिए पैसा देता है, इंटरस्टेट काउंसिल ये और ये पूरे भारत के लिए करती है। तो मतलब कुल मिला के ये सारे इंस्टीट्यूशन
यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी की बात करते हैं। कौन से आर्टिकल के हिसाब से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था या मिला हुआ भी है? तो आर्टिकल 370 इसके हिसाब से मिला हुआ है। ठीक है, बाकी तो इसमें सीन में ही नहीं है। रिजर्वेशन जो है ओबीसी का जब दिया गया तो कौन से आर्टिकल में चेंज करना पड़ा? तो आर्टिकल 15 और 16 दोनों में चेंज करना पड़ा था, बिकॉज ये इक्वालिटी और उसकी नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो उसमें ये इनको चेंज करना पड़ा था। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? तो आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, राइट टू लाइफ, राइट टू पीसफुल डाई, सब कुछ जो भी है लाइफ एंड लिबर्टी हमारा सबसे ब्रॉड भी जो है वो हमारा आर्टिकल 21 से आता है। इसमें बहुत सारी पावर आती है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन? तो किस आर्टिकल के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया था? वो हमारा 338 ए था। तो आपको तीनों पता होने चाहिए। 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, 38 ए में शेड्यूल्ड ट्राइब है, और अभी रिसेंट में एडिट किया है एनसीबीसी 338 बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी? 2016 में नेशनल पार्टी किसको बनाया गया था? तो हमारा टीएमसी था, तृणमूल कांग्रेस, इसको नेशनल पार्टी घोषित किया गया था। वो ये तो मतलब करंट अफेयर का पार्ट हो गया, उस टाइम थोड़ा बहुत चल रहा होगा, 17 का पेपर है ये, तो इस प्रकार का रिसेंट में पॉलिटिकल न्यूज फॉलो करनी पड़ती है। Who among the following scholars described the party system? तो कौन से स्कॉलर ने भारत की जो पार्टी सिस्टम है स्टार्ट इंडिपेंडेंस के टाइम ये कहा था कि भारत एक वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है? तो ये थे हमारे रजनी कोठारी, बिकॉज एक ही पार्टी उस टाइम पर रूल कर रही थी, कांग्रेस, तो इसलिए उन्होंने वन पार्टी डोमिनेशन सिस्टम कहा था। जैसे वन पार्टी वैसे चाइना में है आज के दिन भी, लेकिन हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी है। भले दूसरी पार्टी उस टाइम नहीं जीत रही थी, लेकिन ये उस टाइम पर रजनी कोठारी ने कमेंट किया था। पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कौन करता है? तो रिकॉग्नाइज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी सिंपल, सिंबल वगैरह भी इलेक्शन कमीशन ही बांटता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत? कौन सी कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की बात करी थी? तो वो हमारे अशोक मेहता कमेटी है। यहां से क्वेश्चन ये भी आता है कि इन कमेटीज को अरेंज करो टाइम के हिसाब से, पहले कौन सी आई बाद में कौन सी आई। तो इसकी जो ट्रिक होती है बगल, बगल में क्या है हमारा? सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर हमारा जीवी के राव, और फिर एल आता है एलएम सिंघवी। सरकारिया कमीशन तो हमारा एक अलग चीज है, ये इससे रिलेटेड भी नहीं है ग्राम पंचायत से। सरकारिया कमीशन स्टेट सेंटर रिलेशन के बारे में आता है, सरकारिया और पुंछी कमीशन। द सिस्टम ऑफ पंचायत राज ये कहां मेंशन किया गया? ये हमारी स्टेट लिस्ट में मेंशन किया गया पंचायती राज। इसके लिए हमारे पास अलग से संविधान का हमारा संशोधन भी किया गया था, 73rd अमेंडमेंट। Which of the following is not the concern of local self government? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंसर्न क्या नहीं है भाई? पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, पब्लिक लैंड ऑर्डर करना स्टेट गवर्नमेंट का है, ये पुलिस का काम है स्टेट गवर्नमेंट का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लैंड ऑर्डर नहीं देखती है। अगर गांव में कुछ गड़बड़ होती है तो वहां स्टेट पुलिस संभालेगी, गांव की खुद की कोई पुलिस नहीं होती है। वहां लट से फिर उसका इलाज कर देते हैं, टेम्पररी हो जाए। लेकिन लैंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाए, तो फिर पुलिस आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर सीट? तो रिजर्वेशन आपको कहां मिलेगा? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का पंचायत में, तो 243 डी इससे मिलेगा आपको। ठीक है, डी। तो ये 243 ए बी सी डी ये सारे आपको याद होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एचसीएस में भी आते हैं, यूपीएससी तक आते हैं। राइट टू सर्विस ये कहां ओरिजिनेट हुआ? ये ग्रेट ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यूएसए है, यूएसए में आप देखोगे तो जुडिशरी और इस प्रकार की चीज हैं, वो सारी जुडिशरी से उधर से आई है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, और ये सारे यूएसए से लिए गए थे। तो ये आपका टॉपिक है पॉलिटी में कि कौन सी चीज कहां से आई है, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच ईयर द कोलिजन सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? तो जज कुछ जज मिलके बाकी जजों को अपॉइंट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। ये कब लाया गया था? ये 1993 में लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको चेंज करने के लिए संविधान में अमेंडमेंट भी हुआ था, 99वां एनजेईसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी। ये 99th अमेंडमेंट था हमारे संविधान का, लेकिन इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉलिफाइड कर दिया था कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस पर अटैक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को की मोनोपोली कब खत्म हुई ट्रेड में? तो वो खत्म हुई थी 1830 में। लेकिन 1830 में दो चीज रह गई थी, चाय और चाइना। चाय पर आपका रहेगा और चाइना पर आपका रहेगा। भारत में इनकी मोनोपोली 1813 में खत्म हो गई थी, लेकिन चाय और चाइना छोड़ दिया गया था।
कि आप चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो, आपकी मोनोपोली रहेगी, और जो चाय है वो आपकी रहेगी, दो चीजों पे। ये भी बाद में खत्म कर दिया था 1833 में। साप्टा कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1993 में। ये भी पीवाईक्यू है, इसमें पिछली बार पूछा गया था, तो अगले साल पूछा गया, मतलब कि 21 में, कि साप्टा का मेंबर कौन नहीं है, उसमें चाइना ऑप्शन में था। तो ये रिपीटेड थीम है। तो इस प्रकार के 10 से 12 ग्रुप हैं, साप्टा, सार्क, बिम्स्टेक, नाटो, G7, G20, आसियान, इन सब के मेंबर, इन सब का हेडक्वार्टर आपको पता रहना चाहिए। द डिमांड फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूएनओ इज मेनली रिलेटेड टू व्हाट? तो जब भी आप यूएनओ में चेंज करने की बात करते हो, डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हो, तो आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की बात करते हो। इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 हमारे नॉन परमानेंट है। तो भारत यहां परमानेंट मेंबर में जाना चाहता है। सार्क की मीटिंग भारत में कब ऑर्गेनाइज कराएगी? 1986 में। रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, इस प्रकार की बॉडी है, इनका क्वेश्चन आता ही आता है। ब्रिक्स की टर्म किसने कॉइन करी? तो ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये जिम ओ नेल करके थे, इन्होंने ये टर्म बनाई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये ब्रिक हुआ करती थी, ये एस बाद में आया था 2010 में, जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। ठीक है। जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 के आसपास, तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे नरसिम्हा राव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमारे यूएसए ही है, 2024 के आसपास भी यही है। ठीक है। द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज स्टार्टेड। तो इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रख पाओ तो ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, ये, लेकिन अब चांसेस कम है, बिकॉज इस प्रकार के क्वेश्चन अब नहीं आते। अब मोदी सरकार की जितनी गवर्नमेंट है, कृषि सिंचाई योजना, किसान सम्मान निधि, ये सारे क्वेश्चन अब आते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते 2020 के बाद। नेशनल इनकम को आपको कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत होती है? इसमें दिक्कत ये आती है, जो नॉन मोनेटाइज कंजप्शन है, आप पूरे भारत की जो नेशनल इनकम कंज्यूम करते हो, उसमें वो चीज नहीं आ पाती जो आपने घर में बना ली। आपने घर में खाना बनाया, घर में कोई सर्विस कर ली विद इन फैमिली, तो वो कैसे काउंट करोगे? क्योंकि वो नॉन मोनेटाइज है, उसका कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है, तो इस प्रकार से वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। एग्रीकल्चर को रीफाइनेंस करने में कौन काम करता है? जितना भी पैसा आपको देना है एग्रीकल्चर में, बड़े बड़े बैंक्स को, वो नाबार्ड देखता है। ठीक है। नाबार्ड डायरेक्ट पैसे नहीं देता किसानों को, लेकिन उसको ओरो के थ्रू देता है भारत में। 14 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से कितना प्रोसीड दिया गया था? इट वाज 42%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 फाइनेंस कमीशन, अब तो 15 आ गया, उसके हिसाब से अलग होगा, लेकिन ये 42 है। अभी 1% अलग रखा जाता है जम्मू कश्मीर के लिए, और 41 अलग रखा जाता है। विच सेक्टर इन इंडिया अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट एफडीआई? तो हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो मतलब सबसे ज्यादा कहां आता है? तो सर्विस सेक्टर में। हमारे जीडीपी का मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन भी सर्विस सेक्टर से आ रहा है, तो जीडीपी भी यही ज्यादा आ रही है। हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट गवर्नर जनरल ऑफ आरबीआई? तो 2017 का पेपर है, उस टाइम पर उर्जित पटेल हुआ करते थे आरबीआई गवर्नर। अभी फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जून में हमारे संजय मल्होत्रा है। फ्यूचर में अगर कोई वीडियो देख रहा है तो अपडेट कर ले अपने आप को। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसमें क्या नापते हैं? इसमें हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी एजुकेशन अटेनमेंट और हमारी पर कैपिटा, 3 चीज नापते हैं, पढ़ाई लिखाई, पैसा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारी रैंक फिलहाल 130 रैंक है इसमें, एचडीआई में। भारत में जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, वो हमारी एक हेक्टेयर से भी कम में आती है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एक हेक्टेयर से भी कम आता है हमारी मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स। इतना मतलब जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इन विच ईयर द ब्रिक ग्रुप बिकम द ब्रिक्स? मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिक है, इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था 2010 में, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2010। अगेन आप देख रहे हैं कि एक ही साल में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ब्रिक्स से, साफ्टा से, सार्क से। तो इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहली मीटिंग इसकी रशिया में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। What was the rank of India in the commercial सर्विस एक्सपोर्ट 2014 में? उस तो अब ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, 2014 की बात है, उस टाइम पर रैंक कितनी थी, ये क्वेश्चन अब वैलिड नहीं है। द मेन एम्फोसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओपेक? तो अगेन एक बॉडी आ गई, इंटरनेशनल बॉडी। ओपेक का मतलब क्या है? वो सारी कंट्री जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं, उनका एक ग्रुप है, पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनका मेन काम क्या है कि भाई कितना प्रोडक्शन करना है पेट्रोल का और प्राइस का कंट्रोल कैसे रखना है। अगर सारी कंट्री
एक साथ ज्यादा प्रोड्यूस कर देती हैं तो मार्केट प्राइस गिर जाता है। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, मतलब जो वैश्वीकरण है, मतलब सारे वर्ल्ड आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसका मतलब क्या नहीं है। तो भाई इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो ताकि दूसरे का माल आने दो, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दो और ज्यादा आ जाएंगे, एफडीआई फ्री फ्लो कर रही है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट करना ये ग्लोबल लेवल का नहीं है, हमारे नेशनल लेवल का ही है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसमें आपने अपने शेयर बेच दिए, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट, वो उससे ग्लोबल से कोई लिंक नहीं है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो 189 आर द मेंबर्स वर्ल्ड बैंक के। ग्लोबल कंपिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट ये कौन देता है, ये देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल, हाँ एक और रिपोर्ट भी देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड जेंडर गैप, वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट वाला जो ऑप्शन है, 5-6 बॉडी ऐसी हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूईएफ, नीति आयोग, इनकी रिपोर्ट्स आपको याद होनी चाहिए। द इंडियन ग्रीन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द सार्क मेंबर, तो मतलब सार्क का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग देता है वो कहां पर लोकेटेड है, वो हमारा उत्तर प्रदेश में हापुड़ करके एक जगह है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हेडक्वार्टर वगैरह दिल्ली में होते हैं, लेकिन कुछ प्रकार के अलग अलग हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, हापुड़ में है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, ये कब आया था फोर्स में, 2005 में। ये आप ध्यान रखना, केम इनटू फोर्स, मतलब कब ये लागू हुआ। कई बार क्या होता है कि कोई एक्ट बना है लेकिन लागू होने में 5-6 साल लग जाते हैं, तो ये वर्ड ध्यान रखना। जैसे हमारा वो था ट्रीटी ऑफ सगोली, केम इनटू एक्शन 1816, 1916 या 1816, ठीक है, 2005 में ये लागू हुआ। ट्रिम्स जो है ये हमारा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर में आता है, ठीक है, तो इस प्रकार के एक ट्रिप्स भी आता है, लेकिन ये ट्रिम्स जो है ये इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग होता है, ट्रेड वगैरह होता है, इसमें डब्ल्यूटीओ के अंडर ही आता है। पहला ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसने सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स यूज किया था, तो वो हमारा बैंक था आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन अब ये वैलिड नहीं है, करंट अफेयर का टाइम उस टाइम का है 2016 में। द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इंडियन कंपनीज कैन रेज मनी फ्रॉम द ओवरसीज, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हमारी मार्केट, हमारी कंपनी दूसरे देश के शेयर मार्केट से पैसा उठा सकती है, तो उनको हम बोलते हैं मसाला बॉन्ड। ये 2014 में इंट्रोड्यूस हुए थे, करंट अफेयर में था। इस प्रकार के मसाला बॉन्ड, महाराजा बॉन्ड, पांडा बॉन्ड, ये अलग अलग तरह के ऐसे होते हैं। तो ये मसाला बॉन्ड आज भी चलते हैं। मान लो हमें यूएस की मार्केट से पैसा लेना है, तो हम वहां पर मसाला बॉन्ड इशू कर देंगे, वहां के लोग खरीद लेंगे, हमें उससे पैसा मिल जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन जिम ओ नेल, ठीक है, इन्होंने ब्रिक्स को टर्म को कॉइन किया था। तो ये आदमी किससे जुड़ा हुआ है, ये आदमी इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल वेव, तो मैकेनिकल वेव इनमें से कौन सी है, तो इट इज साउंड वेव्स। मैकेनिकल वेव होती क्या है, एक ऐसी वेव जो कि मतलब विदाउट एनी मीडियम ट्रांसफर नहीं हो सकती, मतलब वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती। आपको पता है कि साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता, एक्सरे, रेडियो, लाइट ये सारे कर सकते हैं, तो साउंड को मीडियम चाहिए। और साउंड सबसे ज्यादा किस मीडियम में ट्रेवल करती है फास्टेस्ट, सॉलिड में, ठीक है। जैसे आप ट्रेन की पटरी एग्जांपल देते हैं, आपको आवाज देर से आएगी, लेकिन आप पटरी पर कान लगाओगे तो जल्दी सुन जाती है, इस प्रकार से। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, अगर किसी फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। मतलब वो विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, कितना गाढ़ा है, तो वो कितना रोक पा रहा है उसको बहाव से, तो उससे गाढ़ापन कम हो जाएगा गर्म होने से, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर। ये फैक्चुअल होते हैं, ये याद रख पाए तो ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती हैं जो कि अर्थ के साथ साथ घूमती हैं, ठीक है, ये 36,000 के हाइट पे होती हैं, और इनको इस प्रकार से फिक्स किया जाता है कि अर्थ के साथ साथ घूमे, इसलिए इनका नाम क्या है, जियो स्टेशन। स्टेशन मतलब क्या होता है, जो एक जगह खड़ी दिखे। एक जगह खड़ी तभी दिखेगी जब वो अर्थ के साथ साथ घूम रही है, तो आपको ये लगेगा कि ये एक ही जगह खड़ी हुई है, क्योंकि वो अर्थ के साथ साथ घूम रही है। तो अर्थ अपना चक्कर 24 घंटे में लगाती है, तो वो भी 24 घंटे में पूरा कर लेती है, इस वजह से इनका नाम है जियो स्टेशनरी। विच सेट ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस गैस इंपैक्ट क्या होता है, मतलब जब हमारी अर्थ गर्म होती है
ऊपर से वेव्स आती हैं, वापिस जाते टाइम वो वापिस नहीं जा पाती हैं, रास्ते में रुक जाती हैं। तो वहां पर कौन सी गैस रोकती है उनको? सबसे मेजर है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। ओजोन भी होती है, लेकिन इथेन, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड इनका कोई रोल नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर और ओजोन, ये ध्यान रखना, इनकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। एटमॉस्फेयर हमारा सनलाइट की वजह से गर्म नहीं होता है, जो वापिस जो जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन उससे गर्म होता है। निकल कैडमियम की जो बैटरी है ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं? ये आप किसी भी कोर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखना। और ये अगली बार भी आ सकता है। ये बैटरी किसने इन्वेंट करी थी? ये तो ये थे हमारे वोल्डेमर जंगर करके कोई थे, इन्होंने इन्वेंट करी थी निकल कैडमियम बैटरी। अभी तो हम लिथियम आयन बैटरी ज्यादा यूज कर रहे हैं, बट ये भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर फिजन? फिजन का मतलब होता है अलग अलग होना, फ्यूज होता है मतलब एक साथ होना। तो जो एनर्जी जनरेशन स्टार्स में होती है वो फिजन की वजह से नहीं होती है, वो फ्यूज होता है आपस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का कॉमन नेम क्या है? तो टेफ्लॉन जैसे आई थिंक शीशे वगैरह आते हैं, तो टेफ्लॉन की शीशे आते हैं, क्या होता है? नहीं, वो टफन ग्लास होता है। टेफ्लॉन की आई थिंक कोटिंग होती है तवे के ऊपर ना, टेफ्लॉन कोटिंग, जो कि चिपकने से उसको बचाता है। तो इसका नाम होता है पॉली टेरा फ्लूरोइथाइलिन। इस प्रकार के इन कॉमन नेम ना कई बार आ जाते हैं। प्लास्टिक का पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा पीवाईक्यू में आया है, तो टेफ्लॉन का नाम पता होना चाहिए, पॉली टेरा फ्लूरोइथाइलिन। द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ कॉपर के अलॉयज? तो वेरी सिंपल, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। अलॉय का मतलब क्या होता है? किसी मेटल को दूसरे से मिला के। तो जैसे हमारा ब्रास है, कॉपर और जिंक मिल जाते हैं तो बन जाता है ब्रास, और कॉपर और टिन मिल जाए तो बन जाता है ब्रॉन्ज। तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है पीसीएस का, इसमें आपको याद रखना हो तो एक याद कर लेना। तो इसको हम क्या कर लेंगे, कोटी, कोटी ब्रो। तो ब्रो मतलब भाई, भाई की आपने कोटी मांग ली बस, ठीक है। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। कॉपर तो सेम ही है, जिंक और टिन में से कंफ्यूजन होता है, टिन कहां आएगा, कॉपर कहां आएगा? तो ब्रो वाले में टिन आएगा, ब्रोटीन, ब्रोटीन या प्रोटीन भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज सेमीकंडक्टर टेक प्लेस ड्यू टू? तो जो सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन किस वजह से होता है? उसमें दोनों ही कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कभी कनेक्टर जैसे होते, कभी इंसुलेटर जैसे बिहेव करते हैं। तो इसमें दोनों ही कारण आएंगे, इलेक्ट्रॉन भी और होल्स भी। जीन क्या होता है? जीन डीएनए से ही बना होता है, मतलब डीएनए का एक पार्ट होता है जीन। इसमें हमारा पता लग जाता है कि आपकी फादर कौन है, ग्रैंडफादर कौन है, इस प्रकार से डीएनए टेस्टिंग की वजह से। आजकल ये डीएनए टेस्टिंग, अभी एयरप्लेन क्रैश हुआ है, वहां डीएनए टेस्टिंग चल रही है, उससे ब्लड से पता लग जाता है ये उनकी बॉडी है, कि बॉडी पहचान में नहीं आ रही है। अब डीएनए की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी गई है एक दो बार कई एग्जाम्स में, तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल बनाया गया था, ऐसे दो वाला। तो ये नाम भी बार बार पूछा गया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, 1953 में है डबल हेलिक्स मॉडल। थैलेसीमिया इज ए हेरिडिटरी डिजीज विद इफेक्ट। थैलेसीमिया में क्या होता है, आपकी जो ब्लड है वो थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो ये ब्लड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है, मतलब खून कम हो जाता है। जैसे हमारे खून में हम उसको टेस्ट करते हैं, एचबी कितना है, 5 है, 6 है, वो कम हो जाता है। सेलुलोज और स्टार्च ये किससे बने होते हैं? ये ग्लूकोज से बने होते हैं, सेलुलोज और स्टार्च। ये थोड़ा बेसिक बायोलॉजी है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग? पैरेलल क्रॉपिंग मतलब क्या होता है, आप दो फसल एक साथ उगा दो और वो उनके अंदर जीरो कंपटीशन होता है, वो अलग न्यूट्रिएंट लेता है जमीन से, वो अलग लेता है। तो जो हमारा वीट और मस्टर्ड है ये एक साथ उगा सकते हो। इंडियन सैटेलाइट सीरीज जो थी हमारी टेलीकम्युनिकेशन को यूज करती थी, वो थी हमारी इनसेट। टेलीकम्युनिकेशन मतलब जो हम बातचीत करने के लिए यूज करते हैं, दैट वाज इनसेट सीरीज, ये स्टार्टिंग में आई थी। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, हमारे जो भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके अंदर क्या क्या है? हमने 2003 में हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पब्लिक करी थी। हमने ये कहा था कि हम पहला यूज नहीं करेंगे, ठीक है, और हम यूनिलेटरल, मतलब इसमें ये था कि हम अगर हम पे पहला अटैक होता है तो उसके बाद हम फिर अटैक ज्यादा करेंगे। और मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, कि हमने जो न्यूक्लियर बनाया है वो सिर्फ डराने के लिए बनाया है दूसरे को। डेटरेंस क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस होता है, हमारे पास भी तुम्हारे पास भी है, तो हम दोनों में से कोई यूज नहीं करेगा, तो एक डेटरेंस हो जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग गिव द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी?
नैनो टेक्नोलॉजी टर्म दी किसने थी? तो ये हमारे थे, नैनो से नोरी बना था, नोनो नैनो, तो नोरियो टेंगीगुची, तो ये 1974 का बहुत पुराना है। नासा का एक मिशन था कैसिनी, ये कहां पे गया था? ये गया था सैटर्न पर, तो पूरा नाम था कैसिनी ह्यूजेंस। तो इसमें 3 देशों की एजेंसी ने कोलैब किया था, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटली स्पेस एजेंसी। ये ध्यान रखना, सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून है 150 के आसपास, और सैटर्न का जो सबसे बड़ा मून है वो है टाइटन। टाइटन के ऊपर ही गया था ये कैसिनी ह्यूजेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, तो ये यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी तो एप्लीकेशंस हैं, ये एमएस ऑफिस है, जावा है, ये तो एप्लीकेशंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, वो हमारा कैचे मेमोरी, जो बहुत ही, आप कोई चीज एंटर करते हो वो नाम मेमोरी में रख लेता है कि पहले क्या भरा हुआ था, इसको हम कैचे क्लियर भी करते हैं बार बार, इसलिए ना। ये थोड़े से कंप्यूटर क्वेश्चन पहले आते थे 2016-17 में, अब तो आते ही नहीं ऐसे कंप्यूटर साइंस की इस प्रकार के। टेलीविजन ट्रांसमिशन सिंपलेक्स कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन के लिए कौन से प्रोटोकॉल हैं? टीसीपी, आईपी, हार्डवेयर, ये छोड़ सकते हो, अब नहीं आते। चिराग सेन किस गेम से जुड़ा हुआ आदमी है? तो चिराग सेन बैडमिंटन खेलता है। चिराग सेन का भाई भी है लक्ष्य सेन, ये दोनों उत्तराखंड से ही हैं। लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ जीता था यंगेस्ट एज में, 20-21 साल का लड़का है, और ये अभी वर्ल्ड के टॉप 5 में है, बहुत ही बड़ा प्लेयर है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी? न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हमारी तमिलनाडु में है, और जगह का नाम भी याद रखना, थेनी, बोधी वेस्ट हिल्स में। 1:30 बजे, हाँ मैं कंक्लूड करता हूँ 10 मिनट में। दोनों मतलब सेटिंग पूरा करना है, रिपोर्ट। इन विच दीपा मलिक, वेरी वेरी फेमस, शॉर्टपुट पे खेलती हैं, 2016 में पैरालंपिक्स में मेडल लेके आई थी। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट नेटवर्क हमारा बुलेट ट्रेन का चाइना के पास, ऑब्वियसली चाइना बड़ी इकोनॉमी है, तो इस प्रकार की चीजें उनके पास ही मिलती है नॉर्मली। पैरामिलिट्री में, कौन सी पैरामिलिट्री में वुमेन बटालियंस भी सबसे पहले आई थी? तो वो हमारी सीआरपीएफ में आई थी, वहां 6 ऐसी वुमेन की बटालियंस अलग से हैं। कैलाश सैक्रेड लैंडस्केप कंजर्वेशन, कैलाश के बारे में कोई चीज आ जाएगी तो कैलाश पर्वत पर जाने के लिए नेपाल, इंडिया, चाइना, ये तीनों देश मिलके कर रहे हैं। वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन जिसको ये अवार्ड मिला था, अवार्ड फॉर द एक्सेप्शनल ब्रेवरी ऑफ सी, आईएमए के द्वारा, राधिका मेनन, ये करंट में था 2016 में, बट अब छोड़ सकते हो। ये बुक थी एस अगेंस्ट ओड, ये सानिया मिर्जा के ऊपर। सानिया मिर्जा क्या खेलती है? टेनिस। लिएंडर पेस भी टेनिस खेलते थे, महेश भूपति भी खेलते थे, ये सारे टेनिस के ही है। सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, ठीक है। नोबेल प्राइज भी मिला और भारत रत्न भी मिला, ऐसा कौन सा आदमी था? वो था हमारे डॉक्टर सीवी रमन। ये इनके ऊपर हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को। अभी गुजरात में क्वेश्चन था, किसके नाम पर नेशनल साइंस डे मनाया जाता है? रमन इफेक्ट इनका कंसेप्ट था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे इनका नोबेल प्राइज मिला था। हु इज जस्ट अ मोमेंट, हु इज रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ इरिगेशन? साउथ इंडिया में सर आर्थर कॉटन थे, इनको इनका नाम लिया जाता है मेन, नॉट सो इंपोर्टेंट। स्टेट में अगर देखें तो उत्तराखंड में पुरानी रेस कौन सी नहीं है? तो हमारे खासी, खासी आपको पता रहेगा मेघालय में है, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों मेघालय की ट्राइब्स हैं। बैटल ऑफ खुरबुरा, ये 1804 में हुई थी। इसमें एक तरफ नेपाल की फोर्सेस थी, एक तरफ हमारे महाराजा प्रद्युमन शाह करके थे उत्तराखंड की तरफ से। तो ये 1804 की बैटल है, याद रख सकते हो, ठीक है। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की डिमांड कब हुई? 1946 में, वो थे हमारे बद्रीदत्त पांडेन के द्वारा हुई थी। हरेला, तो हरेला हमारा कौन सा फेस्टिवल है? ये प्लांटेशन का है, ये सावन के महीने में होता है, उत्तराखंड में होता है। हरेला मतलब सब कुछ हरा कर देंगे, हरेला हरेला कर देंगे, तो मतलब प्लांट करना है। कुनिंदा किंग्स को किस नाम से जाना जाता था महाभारत में? वो थे हमारे द्विज श्रेष्ठ, कुनिंदा। मोना फेयर, मोना फेयर क्या होता है? फिशिंग फेस्टिवल होता है। मोना से याद करना, मोना मतलब मौन व्रत। मछली क्या होती है? मौन व्रत रखती है, वो बोलती नहीं, इवन काट भी दोगे तो उसमें से आवाज नहीं आएगी, उसके पास वो साउंडिंग नहीं होते। इसके बाद क्वेश्चन है,
मोनाफेर हो गया। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि क्या है, मैंने एक्स्ट्रा बताया फिशिंग ये होता कहां पर है, ये पाली, पंचौन, जोनसार और रवाई के आसपास ये होता है, ये भी याद रख सकते हो। किस मूवमेंट के तहत आपको रानी विलेज में, मतलब किसकी लीडरशिप में रानी विलेज और चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर डिफोरेस्टेशन के खिलाफ मूवमेंट चला था, इन्होंने भी उस प्रकार का हक, ट्री को हक किया था। तो चंद्र प्रकाश भट्ट थे जो रानी विलेज के लिए जाने जाते हैं। इनकरेक्ट पूछा आपसे, डोडी ताल उत्तरकाशी, बेनी ताल चमोली, वासुकी ताल रुद्रप्रयाग, जो देरा ताल है ये हमारा रुद्रप्रयाग में ना कि तेहरी में। वेयर इज खतलिंग ग्लेशियर, तो खतलिंग ग्लेशियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आया है 2-3 बार, तेहरी गढ़वाल में है। यह भी ध्यान रखना इस ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है, भिलंगना, सहस्त्राल और मसरताल, ये आपको याद करनी है। तो भील ट्राइब क्या होती है, बहुत खतरनाक ट्राइब है, तो खतरा खतलिंग उनसे है। ईस्टर्न धौलीगंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर, ईस्टर्न धौलीगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, काली रिवर की। और काली रिवर का नाम शारदा रिवर भी है नेपाल में, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए पता होना चाहिए। नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड जो है टाइगर स्कीम में जोड़े गए, कौन सा टाइगर रिजर्व था, वो था हमारा राजाजी नेशनल पार्क। फिलहाल प्रोजेक्ट टाइगर को और एलिफेंट को हमने मर्ज भी कर दिया है, ये अपडेट है। कालीसोर लैंडस्लाइड जोन ये कहां पर आता है, ये आता है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में, ठीक है, ये वैसे हिमालय से गढ़वाल में आता है। कालीसोर लैंडस्लाइड जोन, इनको हमें ट्रिब्यूटरीज को वेस्ट से ईस्ट में लगाना था। तो भाई केदारनाथ तो बहुत वेस्ट में है क्योंकि आता ही इधर है गढ़वाल वगैरह में, तो केदारनाथ तो 3 में है, ये हटा सकते हो। फिर नंदा देवी, फिर बिनसार, फिर अस्कोट। तो ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन होना चाहिए, कौन सी चीज ऊपर नीचे है वो आपको पता रहना चाहिए। सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारा सिंपल सी बात है तेहरी है उत्तराखंड में, तो और ये टोलेस्ट भी है भारत का। इसकी हाइट एग्जैक्टली याद रखना 260.5, ठीक है। लार्जेस्ट हमारा हीराकुंड है, टोलेस्ट हमारा ये तेहरी वाला है, भागीरथी रिवर के ऊपर इसको बनाया हुआ है। विच द फॉलोइंग एयरपोर्ट उत्तरकाशी, मतलब उत्तराखंड में सबसे फेमस एयरपोर्ट एक ही है जो हमारा ये देहरादून वाला एयरपोर्ट है, लेकिन इसका नाम अलग दिया हुआ था पेपर में, जोली ग्रांट, ये भी याद रखना। लोवेस्ट पॉपुलेशन सेंसस 2011 के हिसाब से वो हमारा रुद्रप्रयाग है। सबसे कम फीमेल लिटरेसी भी याद रखना, उत्तरकाशी, काशी नाम की लड़की है, वो उत्तर नहीं दे पा रही है, तो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर ऑफ उत्तराखंड लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक से जुड़ी हुई 90% चीजें हमारी ऋषिकेश में है, वेरी वेरी कॉमन फैक्ट। इन उत्तराखंड ओक रोडोडेंड्रोन, ये प्लांट अगर आप देखोगे प्लांट्स की तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेम्परेट फॉरेस्ट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है, उत्तरकाशी का पुराना नाम है बराहत, इसका मतलब होता है बिग मार्केट, बिकॉज उत्तरकाशी से ही नेपाल तिब्बत का ट्रेड होता था सारा, आज भी वहीं से होता है, तो इसका नाम बराहत है। इसका 1-2 नाम और भी हैं, सौम्या काशी, शिव नगरी, ये ध्यान रखना क्योंकि काशी है ना, तो काशी मतलब शिवा की नगरी, तो उस हिसाब से थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। काशी काशी, यहाँ काशी आ गया, यहाँ शिवा आ गया, इस प्रकार से मार्केट थी। किंगरी विंगरी क्या है, नीति मना क्या है, ये पासिस हैं, किंगरी विंगरी, नीति पास है ना, बोमडिला और ये सारे पासिस हैं, ये शिपकीला जहां सतलुज घुसती है। तो भारत के नॉर्थ इंडिया के खासकर जो हमारे पासिस है वो याद होने चाहिए। उत्तराखंड की लोकसभा में कितने मेंबर जाते हैं, उत्तराखंड से 5 और राज्यसभा में 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द 2016 के असेंबली में कितने मेंबर थे, तो 1 था, अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहां पर है, हमारी लवासना मसूरी में है, जहां यूपीएससी के जो कैंडिडेट उनकी ट्रेनिंग होती है। और इसका ये भी याद रखना मोटो, शीलम परम भूषणम, मसूरी, जिसको हम क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं। पहला चेयरमैन कौन था इनका उत्तराखंड पीसीएस का, तो वो हमारे थे श्री एनपी नवानी, तो ये पहले चेयरमैन थे। इनका हेडक्वार्टर कहां है उत्तराखंड पीसीएस का, हरिद्वार, तो हरिद्वार में क्या बोल रहे हैं, नवानी, आपको निभा देंगे, आ जाओ। 15 मई 2001 में। हु अमंग द फर्स्ट लेडी गवर्नर, तो लेडी गवर्नर थी हमारी मार्गरेटे अल्वा, तो ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर है। ये पहले बनने वाली थी बट इनको क्या बोला कि आपके अलावा किसी को बनाएंगे, तो ये सेकंड नंबर पर आ गई, ठीक है। तेहरी स्टेट को कब मर्ज किया गया, वो 1949 में ही कर लिया गया था, बट डेट भी याद रख सकते हो, 1 अगस्त को। तेहरी राज्य प्रजामंडल किसने फाउंड किया था, दियो सुमन करके, याद रख सकते हो, ठीक है। 2016 का बजट स्कूल एजुकेशन को बहुत ज्यादा पैसा दिया था, बट अब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस हिसाब से, बट नेचर ऑफ करंट अफेयर देख सकते हो कि
तो टूरिस्ट कहाँ पर आए थे उस टाइम पर? केदारनाथ में आए थे। एक अवार्ड दिया गया था उस टाइम पे। चीफ गेस्ट कौन आया था, है ना? इस बार भी कोई पूछ ले शायद, मान लो। उस टाइम पर क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी ऐड हुई? 2016 में एक नई क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, 2025 में भी आपको अभी हमारी 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं। पहले 5 थी, 2016 में एक ओडिया ऐड हुई, 6 हो गई, अब 5 और ऐड हो गई हैं। मराठी, बंगाली, एसमीज, पाली, प्राकृत, टोटल 11 हो गई हैं, ध्यान रखना। सबसे पहली हमारी तमिल ऐड हुई थी 2005 में, ठीक है। और G20 का फॉर्म, G20 की मीटिंग कब हुई थी? तो उस टाइम ऑप्शन नहीं था, 2022 में होने वाली थी, बट बाद में 2023 में G20 मीटिंग हुई 9-10 सितंबर को, और ये कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, भारत मंडपम में। और इस बार का स्लोगन था वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वर्ल्ड इज ए वन फैमिली। बस। तो ये हमारे 2017 का क्वेश्चन था। अगर इस पेपर के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस 99963371099588539395। ये पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां मिल जाएगी। बाकी पेपर्स भी हो चुके हैं, वो सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।